हिंदी भवन के प्रबंधक के तौर पर आपने जो काम किया है उसको कहने को तो जौनपुर में बहुत सी बातें हैं जिस पे आपसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन शुरुआत हम करते हैं साहित्य से। और साहित्य में भी वो विधा और वो व्यक्ति जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बंगाल से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान को भुखमरी से, वामिक जौनपुरी जी। आप उनके करीबी रहे हैं, थोड़ा बताइए वामिक जी के बारे में। कचगांव के पास ही माथापट्टी है। जी जी। माथापट्टी के डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह से एक बार पत्रकारों ने कहा कि आपने जौनपुर का नाम ऊंचा किया। तो अमित साहब ने डॉक्टर इंदु प्रकाश ने छूटते कहा कि जौनपुर का नाम मैंने नहीं, वामिक जौनपुरी ने ऊंचा किया। अच्छा। तो निर्विवाद रूप से जौनपुर के बहुत अच्छे बड़े नाम में वामिक साहब की गिनती होनी चाहिए। वामिक के जन्म के पूरे जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। बड़े जमींदार खानदान में पैदा हुए, कचगांव में। इनके पिता डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कमिश्नर तक रहे, डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए। जाहिर है कि जो सामंती और ब्यूरोक्रेटिक संस्कार थे उनके, लेकिन लखनऊ में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात डीपी मुखर्जी से हुई। अच्छा। और डीपी मुखर्जी शांति निकेतन के प्रोडक्ट थे और उन्होंने बहुत प्रभावित किया वामिक साहब को। जब शायर थे वो भी कवि, जी साहित्यकार थे वो? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है साहित्य में सोशियोलॉजिकल जी अप्रोच की बात सबसे पहले उन्होंने ही, बंगाल में, हिंदी में, लखनऊ में थे। और साहित्य इन जनरल, साहित्य में समाज शास्त्र की भूमिका। और मैं समझता हूँ कि फिर वो काम उनके बाद अब जाके इधर कुछ हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात डीपी में थी कि वो बड़े स्वच्छंद विचार के, बहुत विद्वान। नहीं वो सारी बात ठीक है, बस हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या था दादा के ऊपर जिनका असर वामिक साहब को पड़ा? उन्होंने कहा कि मैं एकदम बदल गया, एक नहीं कोई वजह? फ्यूडल, अच्छा उसे टूट बेड़ियों तो उनके कुर्बत और जो जीवन को देखने का दृष्टिकोण था बदल गया। वो एकदम, मतलब फेडरल फैमिली से होते हुए वो सीधे लिबरल होकर के चले गए। पूरा नाम क्या है वामिक साहब का? अहमद मुश्तबा जैदी। तो वामिक कैसे पड़ गया? वामिक उपनाम है, कविता का नाम। क्या हमें बताएंगे वामिक का अर्थ क्या हो? वामिक का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, चाहने वाला। और जैसे लैला मजनू और श्री फरहाद का है, वैसे ही एक अरब में किस्सा है प्रेमियों का, वामिक और अजरा, तो वहीं से नाम लिया है। लेकिन मजनूगिरी छोड़ करके वो आदमीगिरी करना शुरू कर दिया उन्होंने। शुरू में तो ऐसी ही रवायती कविताएं लिखते रहे। उसका भी बहुत मज़ेदार है। बताया कि मैंने जहाँ फैज़ाबाद में प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर कविता गोष्ठी होती थी। जिस मकान में थे उसी का आधा पोर्शन उन्होंने हकीम साहब को दे रखा था। तो हकीम साहब साहित्य प्रेमी थे, वहाँ गोष्ठियाँ होती रहती थीं। एक दिन इनको कुछ सूझी, बोले कि बहुत फटीचर शेर लोग सुनाते थे और जो ख़राब शेर होते थे उस पर ज़्यादा
दाद मिलती थी। तो कि मैंने एक मुहम्मल गज़ल लिख के, मान जिसमें कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक गज़ल लिख के और एक लड़के को दे दिया कि इसको अपने नाम से पढ़ दो, और खूब तारीफें हुई। कहीं एक दो बार मैंने ऐसा किया तो हकीम मज्जे वो आड़ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम शेर नज्म कर लेते हो तो शेर कहो, खुद कहो, ये सब करने से क्या फायदा। जी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, और बहुत मज़ेदार बात है कि कविता ने ही उनसे वकालत छुड़वाई। एक कविता उन्होंने पढ़ी जिसमें ये शब्द आया था नौचंदी के मेले में कि गुलामों की तो इबादत भी ईश्वर नहीं स्वीकार करता है। बस वो रिपोर्ट हो गई, कलेक्टर ने इनको बुला के डांटा। वो खान साहब को, खान बहादुर इनके बाप को के अंडर में काम कर चुका था। तो उसने कहा कि उनका लिहाज करके मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, वरना तुम अभी जेल में होते। तुम तुरंत यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चले जाओ वापस। कहाँ की बात है? ये फैजाबाद में प्रैक्टिस अच्छा। कर रहे थे। और फिर बोले कि मैं नहीं गया। फिर बाबा, वो अपने पिता को कहते थे कि बाबा ने मुझको बुलवाया तो मैं वहाँ गया। तो वो बहुत ज्योतिष वगैरह में बहुत विश्वास करते थे। कहन पत्थर लेके बैठे हुए थे, कहन कि आन वृश्चिक लग्न में तुम आए हो यहाँ और अपना भी गर्दिश में जाओगे, मुझको भी डालोगे। अब्बा ने कहा? बाबा ने कि तुरंत वापस लौट जाओ उल्टे पाँव जहाँ से आए हो। तो मैं फैजाबाद तो नहीं गया, अपने मामू के पास चला आया कजगांव में, और फिर जाके वहाँ से किताबें मित्रों में बांट दिया, लेन देन पूरा किया। और आके इस दौरान उन्होंने कजगांव में किसान सभा की स्थापना किया। किस बैनर पर, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से? बाकायदा मेंबर हुए सीपीआई के, और काम किया। फिर कहें कि बेरोजगारी से उठ के फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी संघर्ष रहा, कोई जॉब नहीं मिला। फिर आए यहाँ बनारस में एक कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी, और यही भूखा बंगाल। तो एडीएम जो उसके संयोजक थे मुशायरे के, वो इनको ले गए। इन्होंने कलेक्टर से मुलाकात करवाई, और कलेक्टर ने इनको ऑफर किया कि आप यहाँ पर उसकी टाउन राशनिंग ऑफिसर की जगह खाली है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो ख्वाब है उसमें है कि कोठरियों में गांजे बैठे बनिए सारा नाज, दुखिया नारी भूख की मारी बेचे घर घर लाज। तो इस को उन्होंने कहा कि आपको मौका मिलेगा अपनी कल्पनाओं को पूरा करने का। फिर ये वहाँ एटीआर रहे, और फिर वहाँ से हटा भी दिए गए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से इनके संबंध बहुत खुले हुए थे। लेकिन इनकी कविताओं के एक प्रशंसक वहाँ हिफाजत हुसैन साहब उस ज़माने में कलेक्टर थे। उन्होंने ये बिना बताए उनको चले आए। फिर हिफाजत हुसैन आए और उनको आग्रह करके कि मैंने भगवान सहाय से बात कर लिया है और ARTO की जगह खाली है, तो फिलहाल आप ज्वाइन कीजिए, आपको वेतन वही मिलेगा और जल्दी ही प्रमोशन आपका हो जाएगा। जौनपुर में ही? जी, जौनपुर में ही? नहीं, बनारस। अच्छा, बनारस। इसके बाद फिर वहाँ गए, इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में टाउन राशनिंग ऑफिसर रहे, और इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी, कम्युनिस्ट पार्टी अंडरग्राउंड थी उस वक्त, तो अपने यहाँ मीटिंग कराई उन्होंने, अंडरग्राउंड साथियों की मीटिंग, साइकिल स्टाइल से उनके फैसलों को निकालना और शहर भर में चिपकाना, ये सब काम किया।
कविता ने फिर निकलवाया भी नौकरी से। और उसके बाद फिर आए जहाँ हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, दिल्ली में शाहराह पत्रिका थी इसकी, एक तरह से मुखपत्र था प्रगतिशील लेखक संघ का, उसके संपादक रहे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ में वो वीसी हो गए थे। उन्होंने बुला के खाने के बाद पूछा क्या कर रहे हो, कहा शाहराह का संपादन कर रहे हैं, कहीं वो भी कोई काम है। और फिर कहें कि बहुत समझाया कि वामिक तुमने बड़े लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दिया अपने आइडियलिज्म के चक्कर में, अब छोटे को भी तुम बर्बाद कर दोगे, वो भी बिना पढ़ा लिखा ऐसे ही रह जाएगा। और मैं वहाँ अलीगढ़ जाके जो भी जॉब तुम्हारे लायक होगा मैं तुमको भेजूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना, इंटरव्यू में आना है। गए वहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, उन्हें नहीं करवा पाए जी। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए ये बुलाया जाकिर साहब ने, लेकिन वहाँ उनको करवा नहीं पाए। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करके इनको बुला लिया, वहाँ रहे, वहाँ भी पार्टी और PWA का काम करते रहे। फिर वहाँ से कश्मीर चले गए इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन? वामिक साहब? वामिक साहब वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्टी रजिस्ट्रार होके और फिर रिटायर होके जौनपुर में आके बस। तो एक बात बहुत ध्यान देने की है कि वामिक साहब निरंतर पहले से बेहतर कहते गए। उनका पहला काव्य संकलन चीखें, एक पतला सा संग्रह है कविताओं का, 47-48 में छपा। वो उससे अच्छा उनका दूसरा संकलन है जरस, उससे तीसरा संकलन शबचराग और बेहतर है, और आखिरी संकलन सफर नातमाम उससे बेहतर है। तो ये एक मतलब लगातार परिमार्जन होता है, ये बड़ी बात है उसके अंदर। जबकि ज़्यादातर उनके पीढ़ी वाले लोग चुक गए, अपने को रिपीट करने लगे। बहुत सा आज भी होता है कि एक पहली कृति के बाद दूसरा थक जाता है आदमी। अजय जी, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है सामान्य तौर पर। वामिक जी के बारे में केवल कृति तक ही सीमित न करें, हमने दूसरे भी पारिवारिक संबंधों पर और सामाजिक सरोकारों पर बातचीत करें। मैं जानना चाहता हूं कि उनके कितने संतान थे? उनकी 3 औलादें थीं जी। अब नहीं रह गई हैं तीनों में से कोई। बड़े हसमत मुस्तबा जैदी डिप्टी चीफ कमिश्नर होके, डिप्टी चीफ इंजीनियर होके कोल माइंस से रिटायर हुए। जी। हालांकि मामूली वायरमैन होके गए थे, लेकिन बराबर प्रोग्रेस करते हुए। दूसरे बेटे बाकर मुस्तबा यहाँ थे, साइकेट्रिक थे और शाहदरा में डॉक्टर रहे। तीसरी उनकी बेटी शीरीन अमरोहा में ब्याही, और उनकी औलादें हैं। कोठी बरकरार है? कोठी जर्जर। उन्होंने उनके बेटे ने वहाँ पर एक स्कूल खोल दिया है। उन्हीं के नाम पर? नहीं, उनके नाम पर तो नहीं खोला है, अपनी बीवी के नाम पर खोला है, लेकिन है कम से कम। जाकिर साहब ने जब कहा कि तुमने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, तो वो कौन बच्चा था? पहले बच्चे, जो इलेक्ट्रीशियन था तौर पर।
अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, नहीं मामूली क्यों? शायरी। लेकिन जबकि वो बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, खानदानी पैसे वाले थे, तो ऐसा क्यों हुआ? लापरवाही कहा जाए उसको? अ, रुचि न लेना किसकी? परिवार यानी वो पूरी उन्होंने तरह से समाज के लिए परिवार को अ, त्यागा है एक तरह से। त्यागा, या ये भी कहेंगे उनको बर्बाद कर दिया, हाँ। एक पक्ष है। तो क्या साहित्यकार जो है, जो महान होते हैं, वो उसकी कीमत तो उसका परिवार चुकाता है? हमेशा तो नहीं, लेकिन नहीं, एकाध कुछ प्रतिशत। तो सही है कि परिवार को भुगतना पड़ता है। शादी एक ही की थी? शादी अच्छा। शिया परिवार है उनका, वामिक साहब का, और काफ़ी प्रगतिशील माने जाते हैं शिया भी। इसके बावजूद कचगांव में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, कोठी है, वहाँ पर जो मेला लगता है वो नग्नता की पराकाष्ठा पर होता है। कजरी का मेला। जी, कजरी का मेला। इसके बारे में कभी वामिक साहब ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, वो एंजॉय करते थे। एंजॉय करते हाँ, और लोक परंपराओं को। हाँ, अच्छा। और एक आध बार एसपी थे यहाँ पर, नाम भूल रहा हमको, तो उनको उन्होंने कहा कि फला तारीख को यहाँ मेला लगता है, आइए, और खुद भी गए थे। ऐसे आमतौर से तो नहीं जाते थे, लेकिन गए थे वहाँ पर। वहाँ के जीवन में बहुत दिलचस्पी लिया उन्होंने। वहाँ पर रामलीला, दशहरे का मेला, वो मियाँ की दसवीं कही जाती, और वो उसके इनके ख़ानदान वालों की ही शुरू कराई हुई। शुरू क्या, वो एक साल ऐसा हुआ कि मुहर्रम और दसवीं एक साथ पड़ गई, तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप उसको टाल दीजिए और फिर हम अपने खर्चे से दसवीं आपकी करवा देंगे मुहर्रम के बाद। तो वहाँ के बाद में होती है, और अभी भी वामिक साहब जब तक रहे वो उसके अध्यक्ष रहे, अब मुझे पता नहीं कौन है। वहाँ पर कई अपराधी किस्म के लोगों का उन्होंने सुधार किया, वामिक साहब। एक कल्लू प्रधान, तो वो आया, कहेंगे एक दिन मैं दोपहर में बैठा हुआ था यहीं बाहर बरामदे में, आया, बोला कि मैं कल्लू डकैत। तो मैंने कहा कि भाई मैं घर में कुछ पैसा नहीं, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं घर में पैसा रखता भी नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत है बैंक में है। क्या नहीं, आप हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लोगों से कह दीजिए कि हमको वोट दें। तो हम सब बोले कि हमने ये कहा कि हम तब कहेंगे जब तुम जाके थाने में सरेंडर कर दो, और मुकदमा वगैरह भी करने के लिए तैयार रहो। कहीं फिर मुझको कहना भी नहीं पड़ा, वो घूम घूम सबसे कहता रहा कि साहब के कहने से हमने वो छोड़ दिया है अपराध, और प्रधान चुना गया। बड़ी मज़ेदार बात कि कजगांव और माधोपट्टी में सैकड़ों अफसर हुए होंगे, और केवल वामिक साहब को ही वहाँ पब्लिक साहब कहते थे, और किसी को नहीं कहा गया साहब। साहब कहें तो इसका मतलब यह है कि वामिक साहब। और बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, कोठी में रहते थे, लेकिन ये कि अगर कोई आए तो बड़े प्रेम से मिलते। सवाल यहाँ पर है, तकरीबन 150 से ज़्यादा IAS, IPS, PCS अफसर माधोपट्टी उस गांव से निकले हैं। साहब केवल वामिक साहब को कहा जाता था, लेकिन इसके बावजूद वामिक का नाम लेवा अब जौनपुर में अब नहीं है। नहीं, ऐसा तो दुग्गी अफसरों की ही होती है। अफसर का तो कोई सवाल ही नहीं। अफसर में कभी उनकी गणना जौनपुर में नहीं हुई। जौनपुर ने उनको हमेशा शायर ही के रूप में याद किया। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उत्पाद था माधोपट्टी और कचगांव के इलाके में, दो उपज थी, एक तो वामिक के अपनी फसल थी और दूसरी अफसरों की, लेकिन लहला रही है अफसरों की, और वामिक की फसल में गेहूं का मामा लग गया। देखिए, बहुत स्वाभाविक है। आज़ादी के बाद साहित्य पर जो गुजरी वो हम आप जानते हैं। तो आप लोग रजाई ओढ़े बैठे थे क्या? सवाल ये है कि साहित्य हाशिए पर चला गया। जिम्मेदार कौन है?
किसी हद तक साहित्यकार भी है, लेकिन बाकी सब कुछ भी तो साहित्य के खिलाफ है। चलिए, वामिक साहब पारिवारिक तौर पर बहुत कमज़ोर साबित हुए, साहित्य पर अजीम शान। ये नहीं कहा जा सकता कि वो साहित्यिक तो जब जाकिर साहब पहले बेटे के साथ जरूर मैं वही कह रहा हूँ। कुछ अन्याय हुआ, हाँ। लेकिन दूसरे बेटे ने बाकायदा बीएससी किया साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में, और फिर रहे। बेटी ने भी अच्छे घर में उसका ब्याह हुआ, पारिवारिक उससे उदासीन नहीं रहे। वामिक साहब कभी बंगाल गए? ये गीत उन्होंने बंगाल जाके ही लिखा। उनका कौन सा पहला गीत है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? यही, और आखिर तक उसकी वो बनी रही। क्या वजह थी कि एक जमींदार परिवार का एक लड़का इतना आम आदमी के समर्पित हो गया? वजह क्या थी? कुछ तो वो मानते हैं कि खुद मानते हैं कि डीपी का इसमें बहुत रोल था। ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी वो अपना मेंटर मानते हैं वो, कि उस आदमी ने हमको बदला। उनके पिताजी क्या मानते थे कि वाल्मीकि को उन्होंने बर्बाद किया या खुद ही बर्बाद हो गया? नहीं, बहुत बर्बाद तो नहीं, कहें कि मुझसे सहमत नहीं थे मेरे पिता। और ये भी कहा कि आखिरी वक्त में फिर कुछ सहमत भी हुए, तो कुछ एग्री करने लगे कि तुम ठीक कह रहे हो। मुशायरे में हो जाते थे? खूब अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि जितना मुशायरा मैंने पढ़ा है और किसी मेरी पीढ़ी के किसी आदमी ने नहीं पढ़ा। उनका विरोध भी हुआ? नहीं, हम नहीं समझते। मुशायरों में बहुत पसंद। अपनी नापसंदगियों का मतलब अपनी पसंदगी का इजहार वो कैसे करते थे? खुश हो जाते थे तो कहते थे क्या खूब। अच्छा। और लाजवाब तो नहीं होते थे, अगर कभी किसी उसमें लाजवाब भी हो गए तो कहते थे कि तुम्हारा भी जवाब नहीं है अजय। एक खास अंदाज होता है शियाओं में हंसने का, बोलने का अंदाज का, एक बड़ी लचार नज़ाकत के बात करते हैं कि ठहाका लगा के हंसते थे या उसी शिया मुसलमान की तरह? हमको बहुत ठहाका लगा के हंसते हुए हमने उनको कभी नहीं सुना। हंसते थे, मुस्कुराते थे। क्या अंदाज में लगता था शिया है? हमसे एक मित्र ने, यहाँ पर लखनऊ से आए हुए थे, इसमें वक्फ में इंस्पेक्टर होके, तो वो हमसे बोले कि रास्ते में पढ़ते थे तो उनके यहाँ रुक गए। हम बताया कि वाल्मीकि साहब के यहाँ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि वाल्मीकि साहब तो शिया हैं। और मैंने छूटते कहा कि मैंने स्पॉन्टेनियस हमारे मुंह से निकल गया कि वाल्मीकि साहब शायर। और ये सही है कि उनके अंदर कोई ऐसे वो धार्मिक आदमी थे, मैंने इस अर्थ में कि ईश्वर को मानते थे। अजय जी, वाल्मीकि साहब की वकालत छोड़ दीजिएगा, मैं कुछ सवाल हैं उसको जाहिर कर दीजिए। मैं जानना चाहता था कि उनकी नापसंदगियों का इजहार वो कैसे करते? बहुत लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स के बहुत जैसे एक सज्जन आए मिलने के लिए कोठी में, हम लोग बैठे हुए थे, चाय मंगवाई, चाय का ऑर्डर दिया, तो बोले कहिए कैसे तशरीफ लाए? तो बोले कि आपका दर्शन करने के लिए। वो उखड़ गए कि हो गया दर्शन तो फिर जाइए। अब वो हतप्रभ, नहीं जाइए, दर्शन हो गया, अब जाइए। अब खदेड़ को उनको दम दिया। नहीं, ये तरीका जायज था या आपके निगाह से नाजायज? अब ये बात वही है कि उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, उसमें उम्र क्या थी उनकी? बहुत शार्प। उस समय उनकी उम्र क्या थी? ये हम समझते हैं कि 80 के आसपास रही हो। उस समय तो मतलब सठियाना प्लस 20 हो गया था ना, बिल्कुल नहीं था। तो अगर सामान्य तौर पर कि शिष्टाचार में पहला अंदाज यही होता है कि मैं आपसे दर्शन करना, आपसे मिलने आया था, तो उस पर उखड़ने की वजह क्या थी? क्या कुछ पारिवारिक तनाव में भी थे क्या? नहीं, कतई नहीं। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तब तक, और अवसाद में थे, अकेले रहते थे। अवसाद में थे? नहीं, झुंझलाहट? बिल्कुल नहीं। फिर अचानक क्यों भिड़ के? हम समझते हैं कि वो आदमी उनको पसंद नहीं आया। अच्छा, क्यों? इंट्यूशन?
इल्हाम हुआ? आदमी को देख के तो लगता ही है। अच्छा, मतलब बट कोई और भी कई वो उदाहरण जैसे? हैं। एक सज्जन आए तो बोले कि दरी चाहिए, हाँ, तो कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो बोले कि दरी है नहीं क्या? कहन है एक नहीं 3 बड़ी दरियां हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। मैं इतने दिन से यहाँ आके रह रहा हूँ, आपको कभी मेरी फिक्र नहीं हुई कि आके मेरा हाल चाल पूछे। आज आपको ज़रूरत पड़ी तो आप चले आए दरी मांगने के लिए। उनको भी वैसे ही तो सामाजिक आग्रहों से काफी प्रभावित भी थे वो? बहुत हद तक, बहुत हद तक। महिलाओं के प्रति पसंद उनका बहुत नजरिया? करते थे। महिलाओं के प्रति नजरिया उदार था। कैसे? एक शेर है उनका कि नजर को हवास को बरकरार रखना, हवास को बरकरार रखना, नज़र को क्या रखना, यही तुम्हारा हिजाब भी है, यही तुम्हारा नकाब भी है। बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी। जब हम वहाँ से लौट के आए पहली मुलाकात के बाद, तो मैं ये सोच के गया था कि मैं किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ। क्या बात? और लौटा वहाँ से तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद कोई बहुत बड़ा आदमी। क्या बात? तो ये एहसास वो आपके अंदर पैदा कर देते थे कि आप भी कुछ हैं महत्वपूर्ण। लेकिन कोई भी छाप आपको जौनपुर के साहित्य में दिखाई पड़ती है? यहाँ की नई पीढ़ी को उन्होंने बहुत इनकरेज किया, कवियों की। जैसे प्रदीप सौरभ ने एक बार पूछा कि जौनपुर में कौन कौन इस समय उर्दू में कौन कौन बहुत अच्छा लिख रहे हैं? तो बोले बहुत से लोग लिख रहे हैं। हमारे जौनपुर में शायर बहराइची, शायर जमाली, होश जौनपुरी और निसार बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हफ्ते में जब तक चलने लायक थे, आने लायक थे शहर, हफ्ते में एक दिन हम लोग हिंदी भवन में कविता गोष्ठी करते थे। और उसमें सबसे सुनना, सराह सराह के सुनना, और सुनाइए। घर पर भी जाए तो पहले एक कोई नई अपनी रचना कोई सुना के और फिर सबसे आग्रह करके सबसे सुनते। हिंदू में कोई ऐसा व्यक्ति था उनका जो उनके प्रशंसा का पात्र हो चुका? ओम प्रकाश मिश्र, ओम प्रकाश मिश्र, नंदल हितैषी, लेखपाल जी, इन लोगों को बहुत पसंद करते थे। किसी को भी जो लिखता पढ़ता था बहुत पसंद करते थे। आपसे कैसे मुलाकात हुई इनसे? समय के लिए इंटरव्यू लेने गया था मैं उनका। हमारे भाई एक वो निकाल रहे थे आज़ादी, सपना और सच, एक परिचर्चा उन्होंने आयोजित किया था समय के लिए, उसके लिए इंटरव्यू लेने गया था। और फिर उसके बाद तो फिर बराबर जानने लगे, हफ्ते हफ्ते। कभी अगर हम किसी वजह से न भी पहुंच पाएँ तो वो बहुत क्या बात है अजय, क्यों नहीं आए, पिछले संडे क्यों नहीं आए,